ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। मेरा नाम स्मिथ है। मैं एक रेस्क्यू ऑफिसर हूँ और ये काम करते हुए मुझे काफ़ी साल बीत गए हैं और इन सालों में मैंने काफ़ी लोगों की जान बचाई है। लेकिन एक केस है जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे माथे से पसीना टपकने लगता है। वो केस था ही कुछ ऐसा। असल में काफ़ी सालों पहले की बात है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। रात का वक्त था, तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे। तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा और जैसे ही मैंने फ़ोन को उठाया तो सामने से एक घबराए हुए इंसान ने कहा कि हेलो 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 रेस्क्यू ऑफिसर। सर मेरी जान को खतरा है। सर मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है, उसके हाथ में काफ़ी खतरनाक हथियार है। सर वो मुझे मारना चाहता है। सर मुझे बचा लीजिए। और जब मैंने ये बात सुनी तो मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना कोई देरी किए उस जगह के लिए निकल पड़ा और उस आदमी ने जहाँ बताया था मैं वहीं पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। मैं आसपास देखने लगा और तभी मुझे किसी की आवाज़ आई और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। उस आवाज़ को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने अपनी बंदूक को निकाल दिया और जहाँ से ये आवाज़ आई थी वहाँ की तरफ पॉइंट कर दिया। और तभी अचानक से दूसरे डायरेक्शन से भी यही आवाज़ आई। और जब दूसरे डायरेक्शन से भी आवाज़ आई तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दो डायरेक्शन से सेम आवाज़ कैसे आ सकती थी? या तो दो लोग होंगे तो दो लोगों की आवाज़ें सेम तो नहीं होंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक से मेरे ऊपर किसी का कटा हुआ सर गिरा, जिसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हो गया और मैंने देखा कि ऊपर पेड़ पे एक लाश लटक रही है और उस लाश से खून टपक रहा है। उस लाश का सर तो पहले ही नीचे गिर चुका था और उस लाश की हालत इतनी बदतर कर दी गई थी जितना कोई जानवर भी नहीं करता। मैंने उस जंगल में किसी आम इंसान का जाना बैन कर दिया और कहते हैं ना कि जिस काम के लिए मना करो इंसान सबसे पहले वही काम करता है। और ऐसा ही हुआ। रात के तकरीबन 11 बजे फिर से मुझे एक कॉल आया और उस कॉल में एक और घबराया हुआ आदमी मुझसे कहने लगा, हेलो 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 सर मुझसे गलती होगी सर इस जंगल में आना बैन था। सर मैं फिर भी आ गया। सर मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है, उसके हाथ में काफ़ी खतरनाक हथियार है। सर वो मुझे मार देगा। और फिर फ़ोन अपने आप ही कट हो गया। मैं जानता था कि कौन सी जगह थी और मैंने अपनी गाड़ी निकाली और वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। वहाँ कोई भी नहीं था और मैं चारों तरफ देखने लगा और चलते चलते तभी मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया जो कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा था। और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि वो चिपचिपी चीज़ और कुछ नहीं, एक आदमी की आंतें थी जो कि उसकी पेट से बाहर निकली हुई थी, जिसे देखकर मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। मैं समझ गया कि यहाँ कोई ना कोई तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी मुझे वो आवाज़ वापस से सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ का काफ़ी पीछा किया लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा था। मैं जितना भी भागता वो आवाज़ किसी और डायरेक्शन से आने लगती तो फिर वो आवाज़ लेफ़्ट से आती और जब मैं लेफ़्ट की ओर जाता तब वो आवाज़ राइट से आती। ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी मेरे को और ये आवाज़ है किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे लिए। और ये आवाज़ जिसकी भी थी हो ना हो वही कत्ल कर रहा था इतने भयानक तरीके से। और मैं समझ गया था कि ये काम किसी साइको का है, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक तरीके से मर्डर कोई साइको ही कर सकता है। अब मैंने समझ लिया था कि ये जो भी है साइको किलर वो आसानी से हाथ में नहीं आने वाला। इसलिए मैंने एक फोर्स का गठन किया
और उसके साथ सुबह जंगल में वापस आया। लेकिन पूरा जंगल छान मारने के बावजूद भी हमें कोई नहीं मिला। हम पूरे दिन उस जंगल में छानबीन करते रहे लेकिन हमें एक सुराग तक नहीं मिला, जो कि काफ़ी परेशान कर देने वाली बात थी। और धीरे धीरे रात हो गई। सारे ऑफिसर्स ने कहा कि सर, हमने पूरे जंगल को छान मारा है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमें लगता है कि वो जो कोई भी है वो रात के वक्त ही आता है यहाँ पर और दिन में यहाँ से चला जाता है। और फिर मेरे दिमाग में भी यही बात आई, इसलिए मैंने सबको ऑर्डर दिया कि अब हम रात में यहीं रुकेंगे और उसका इंतज़ार करेंगे। हम सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि आखिर उस क्रिमिनल को कैसे पकड़े जो कि इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तभी मेरे एक ऑफिसर ने कहा, सर, हमें चारों तरफ फैल जाना चाहिए और हम सबके पास हथियार तो है ही है। वो साइको किलर भले ही हो लेकिन हमारे हथियारों का सामना नहीं कर सकता। अगर उसने हम में से किसी पे भी हमला किया तो हम तो उसे मौत के घाट उतार ही देंगे। सारे ऑफिसर्स के पास एडवांस लेवल की बंदूकें थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये ऑफिसर सही कह रहा है। इसलिए मैंने सबको कहा कि हर कोई 2-2 की टीम बनाकर जंगल में इधर उधर बिखर जाए और अगर वो साइको किलर मिले तब उसे देखते ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। और सारे ऑफिसर्स 2-2 की टीम बनाकर जंगल में चारों तरफ फैल गए। मैं भी अपने एक ऑफिसर के साथ जंगल में बंदूक लेकर घूम रहा था उस साइको किलर की तलाश में। तभी एक दिशा से आवाज़ आई और जैसे ही आवाज़ आई मैंने तुरंत ऑर्डर दिया, इस आवाज़ का पीछा करो, यही आवाज़ है जो कि मर्डर कर रही है। मैं और मेरे साथ वाला ऑफिसर उस आवाज़ का पीछा करने लगे और तभी जब हम उस आवाज़ के पास पहुँचे तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि हमारे 2 ऑफिसर जो थे जो कि उस डायरेक्शन में गए थे, उनके कटे हुए सर ज़मीन पे बिखरे हुए हैं और उनके धड़ जो थे उनके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, जिसे देखकर मेरे साथ वाले ऑफिसर और मेरे होश उड़ गए। हम दोनों की आंखें खौफ से बड़ी हो गई और तभी हम दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी, तभी मेरे साथ वाले फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने जब अपने फॉरेस्ट ऑफिसर को देखा तब मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर ने घबराते हुए कहा, सर ज़रा पीछे देखो। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तब मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गुड़िया थी और वो गुड़िया दिखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दी और डरावनी थी। मैंने अपने ऑफिसर से पूछा, अरे उस गुड़िया का क्या लेना देना? तभी वहाँ किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ आने लगी और फिर हम दोनों ऑफिसर्स ने देखा कि एक भारी भरकम 8 फुट का इंसान जिसका वज़न ही लगभग 150 से 200 किलो होगा, वो उधर आया और उसने उस गुड़िया को उठाया। उस आदमी का पूरा चेहरा सफ़ेद था, उसके बड़े बड़े बाल थे और उसने उस गुड़िया को उठाते हुए कहा, और उसने जैसे ही वो गुड़िया उठाई उसकी नज़र हम पे गई और उसने जैसे ही हमें देखा उसने हमें देखते हुए पीछे से एक कुल्हाड़ी निकाली, उसने हम पर हमला कर दिया। और वो हम पर हमला करने जा ही रहा था तभी हमने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय बात थी हमारे लिए कि आखिर वो गायब कहाँ हो गया। वो हमारी आंखों के सामने ही हवा की तरह गायब हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात थी। और तभी मुझे पुलिस ऑफिसर्स के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने देखा कि वहाँ भी 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी थी और उनके लाश के टुकड़े ज़मीन पे बिखरे हुए थे। मेरे साथ जो ऑफिसर था वो ये नज़ारा देखकर उल्टियाँ किए जा रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिनौना नज़ारा था। ऑफिसर्स के पेट की आंतें बाहर निकली हुई थी और अब हमें ये तो पता चल गया था कि वो जो आदमी है 8 फुट का, वही है जो कि ये सारी घिनौनी हत्याएं कर रहा है। और उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुकी थी
अब मैं सोता भी था तब भी मुझे वही आवाज़ आती थी। उस रात वहाँ से मैं और सिर्फ मेरे साथ वाला ऑफिसर ही बचे, बाकी सब मारे गए। पूरी रात सिर्फ खून खराबा ही होता रहा। और जब अगले दिन मैं और मेरे साथ वाला ऑफिसर डिपार्टमेंट पहुँचे और सबने ये बात सुनी कि एक साथ इतने सारे ऑफिसर्स की मौत हो गई है, तो ये बात आग की तरह फैल गई। और वही हुआ जो होना था। उस हत्यारे को ना पकड़ पाने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर मैं पूरी तरह से टूट गया। मेरी जगह किसी और ऑफिसर को रखा गया और उस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई उस हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद न्यूज़ आई कि वो जो नया ऑफिसर था उसकी भी लाश उसी जंगल में मिली है। ये पूरी रेस्क्यू डिपार्टमेंट पे एक ज़ोरदार तमाचा था। और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उस हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। और जो भी मेरे पास हथियार थे मैं वो सारे हथियार लेके रात में उस जंगल में जाना बैन था। फिर भी मैं उस जंगल में जैसे तैसे करके घुस गया और फिर मैं इधर उधर घूमने लगा कि आखिर कुछ तो ऐसा सुराग मिले जिससे उस हत्यारे को पकड़ा जा सके। और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा कि एक पुराना कच्चा लकड़ी का घर बना हुआ है एकदम, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उस घर में एक खिड़की थी जिसमें एक लाइट जल रही थी और वो लाइट बार बार जल बुझ रही थी। मैं समझ गया कि ये घर किसी का है और वो और कोई नहीं, शायद वही हत्यारा है। लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा हैरान था कि इतने साल हो गए हमें काम करते हुए, हमने कभी इस घर को देखा क्यों नहीं। इस जंगल में एक घर है इतना बड़ा और उस घर के बारे में मेरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि जंगल का चप्पा चप्पा मुझे मालूम था लेकिन उस घर को मैं पहली बार देख रहा था। तभी अचानक से उस घर में से एक आवाज़ आई, और फिर मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। मुझे पता चल गया कि वो घर उसी हत्यारे का है। तभी उस घर का दरवाज़ा खुलने लगा और मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। और जैसे ही मैं उस पेड़ के पीछे छुपा और उस घर का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि उस घर से वही 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए बाहर निकल रहा है। उसके एक हाथ में एक गुड़िया थी और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, और वो वहाँ से जंगल के अंदर कहीं गायब हो गया। मैं समझ गया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास कुछ एक्सप्लोजन थे जिन्हें मैंने उस हैवान के घर में लगा दिया और उसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे वो आवाज़ वापस सुनाई दी गई और मैंने देखा कि वो हैवान वापस आ गया था। और वो जैसे ही घर के अंदर घुसा मैंने उन सारे एक्सप्लोजन को फोड़ दिया, जिसकी वजह से वो पूरा घर उड़ गया और उस हत्यारे की मौत हो गई। मेरे दिल को एक सुकून पहुंचा जो मेरे दिल में ज़ख्म लगा था बेइज्जती का और मेरे साथियों की मौत का। उन ज़ख्मों पे मरहम लगा और फिर मैं उस जंगल से चला गया। मैंने ये बात डिपार्टमेंट से बताई तो उन्होंने मुझे शाबाशी देते हुए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया। लेकिन अगले ही दिन उस जंगल में किसी और की हत्या हो गई और उसी सेम तरीके से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैंने तो उस हैवान को उसके घर के साथ ही उड़ा दिया था। तो ये आखिर कैसे हो सकता था? ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और मेरे जो डिपार्टमेंट वाले थे वो मेरे ऊपर भड़क गए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि वो मर चुका है। लेकिन हत्या फिर कैसे हुई? इसका मतलब कि वो मरा नहीं था, वो ज़िंदा था। मैं कुछ ऑफिसर्स के साथ रात में फिर से उसी जंगल में गया और उसी जगह गया जहाँ पर वो घर था। मैं रात में फिर से उसी जंगल में गया कुछ ऑफिसर्स के साथ और वहीं गया जहाँ पर वो घर था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि वहाँ कोई भी घर नहीं है।
जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कम से कम उस घर का मलबा तो होना चाहिए था। वो ज़मीन ऐसे साफ थी जैसे कभी वहाँ घर था ही नहीं, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे पीछे से मेरे ऑफिसर्स के चिल्लाने की आवाज़ आई और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि वो दरिंदा हमारे पीछे ही था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। मेरे ऑफिसर्स ने ताबड़तोड़ उस हैवान पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली का असर उस हैवान पर नहीं हुआ और उसने कुल्हाड़ी के एक वार से मेरे एक ऑफिसर का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर सारे ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने कवर ले लिया और कवर लेने के बाद फिर से उस हैवान पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली का असर उस हैवान पर नहीं हो रहा था। तभी वो हैवान एक बार फिर से चीख उठा, और वो जैसे ही ये चीखा वो वहाँ से गायब हो गया हमारी आंखों के सामने ही। और एक रात फिर से हमें हार का मुंह देखना पड़ा और एक ऑफिसर को गंवाना पड़ा। मैं और मेरे बचे हुए ऑफिसर्स वापस से डिपार्टमेंट में आ गए। मेरे कुछ ऑफिसर्स को चोट लगी थी, उनका इलाज चला और रात के वक्त मैं वापस से उसी जंगल में जा ही रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया और उन बूढ़े अंकल ने मुझसे कहा, वापस जा रहे हो बेटा उसको मारने के लिए? और फिर मैं रुक गया और मैंने उन बूढ़े आदमी से पूछा, आपको कैसे पता मैं उस हत्यारे को मारने जा रहा हूँ? और फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, इतनी बार कोशिश कर चुके हो, अब तक तो मार नहीं पाए, आज कैसे मार दोगे? मेरा खून जो है वो खौल चुका था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, आज तो उसका खेल ख़त्म है, मैं उसे मार कर ही वापस आऊँगा। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, उसे कोई नहीं मार सकता बेटा, उसे ना तुम मार सकते हो, ना मैं, ना कोई और जब मैंने बात सुनी तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, तुमने उसके घर को एक्सप्लोजन लगा के उड़ाया था, क्या हुआ? क्या वो मरा? अगर कोई आम इंसान होता तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन क्या वो मरा? मैंने नाम सर हिलाया और मैंने उनसे पूछा, आप है कौन? और फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटा उसे मारा जा सकता है जो कि ज़िंदा हो, उसे नहीं जो कि पहले से ही मर रखा हो। और फिर मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए और मैंने उन बूढ़े आदमी से पूछा, आपका कहने का मतलब क्या है? और फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, कई सालों पहले की बात है, एक आदमी हुआ करता था जिसका एक बेटा था। उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार था। उसका बेटा शरीर से तो बड़ा हो रहा था, लेकिन दिमाग से एक छोटे बच्चे की तरह था, जिसकी वजह से लोग उसे पागल पागल कह के चिढ़ाते थे। और ये बात उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को लेकर जंगल में रहने का फैसला किया और जंगल में घर बनाया ताकि कोई भी उसके बेटे को पागल पागल कह के ना चिढ़ा सके। वो काफ़ी सालों तक उसी जंगल में रहते रहे और उस आदमी के घर में एक दिन राशन ख़त्म हो गया, जिसके लिए वो शहर गया। उसे शहर से आने में काफ़ी देर हो गई, जिसकी वजह से रात हो गई। और वो जैसे ही रात में जंगल में घुसा तभी कुछ बदमाश लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और वो मारा गया। उसका जो बेटा वो घर में ही था और वो अपने पिता का इंतज़ार करते रहा। 15 से 20 दिनों तक वो भूखा प्यासा रोता बिलखता हुआ उस घर में अपने पिता का इंतज़ार करता रहा कि उसके पिता अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन तकरीबन 20 दिन बीत जाने के बाद भी उसके पिता वापस नहीं आए। वो बच्चा इसी आस में बैठा रहा कि उसके पिता आएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता कभी नहीं आने वाले। धीरे धीरे करके भूख और प्यास से उसकी मौत उसी घर में हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने पिता की इंतज़ार में इसी जंगल में भटक रही है और वो हमेशा आवाज़ लगाती रहती है, उसे बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है
क्योंकि वो वही सोचता है जो उसके साथ हुआ। उसे लगता है कि बाहर के लोग बहुत बुरे होते हैं। बाहर के लोगों ने उसे हमेशा पागल पागल कहा, उसकी कभी इज्जत नहीं करी, उसके पिता को हमेशा चिढ़ाते रहे। इसलिए कोई भी जंगल के बाहर का इंसान उसे दिखता है तो वो उसकी हत्या कर देता है। और फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, कोई तो रास्ता होगा उस बच्चे को शांत करवाने का। और तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे उसके पिताजी दे दो, वो वहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगा और मेरी आंखों के सामने ही वो बूढ़ा आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने सारी फाइल्स को खोल दिया और उस आदमी के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि उस आदमी की कब्र एक कब्रिस्तान में है। और मैं उस कब्रिस्तान में गया और उस कब्रिस्तान में जाने के बाद मैंने वहाँ पर उस कब्र को खोदा और उस कब्र में से थोड़ी सी मिट्टी एक कलश में इकट्ठा करके रात के वक्त वापस से उसी जंगल में गया। और जब मैं उस जंगल में गया तब मैंने देखा कि वहाँ पर उसी जगह वो घर वापस आ गया था जिसे मैंने एक्सप्लोजन से उड़ाया था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। अब मैं समझ गया था कि वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल सच कह रहा था। और तभी उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और फिर उसी दरवाजे में से वही हैवान निकला। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और एक हाथ में गुड़िया, और वो चिल्लाते हुए बाहर निकला। मैंने उस कलश को चुपचाप से एक साइड में रख दिया और एक पत्थर को उस हैवान की तरफ फेंका। उस हैवान की नज़र जैसे ही उस कलश पे गई, वो उस कलश की तरफ देखने लगा और 2 मिनट तक सिर्फ घूरता रहा और उसने चिल्लाते हुए कहा, और वो रोते हुए उस कलश की तरफ धीरे धीरे आने लगा और उसने उस कलश को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार चिल्लाने लगा, वो उस कलश के साथ बच्चों की तरह खेलने लगा। उसने उस कलश को ऐसे सीने से लगा लिया जैसे वो कलश उसके सच में जिंदा पिताजी हों, और वो हंसने लगा और हंसते हुए वो और उसका घर वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद से उस जंगल में कोई भी हत्या नहीं हुई, लेकिन वो आवाज़ मुझे आज भी कभी कभी सुनाई देती है। विक्रम एक स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडो था, जिनका काम था कि सीक्रेट ऑपरेशंस पे जाना, जो कि गवर्नमेंट करती है, उन ऑपरेशंस को अंजाम देना। विक्रम की एक वाइफ और उसकी एक बेटी थी। विक्रम की वाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एक बार पेरिस घूमने के लिए जाए, और काफ़ी मेहनत के बाद विक्रम ने सोचा कि चलो अब अपनी वाइफ का जो सपना है उसे पूरा किया जाए, जिसके लिए उसने पेरिस की टिकट्स बुक कर दी और कुछ छुट्टियां बिताने के लिए वहां जाने का प्लान बनाया। उसने अपने हाई कमांड्स को एक लेटर लिखकर छुट्टी की गुजारिश करी और छुट्टी उसे मिल भी गई। वो काफ़ी खुश था। उसने सोचा कि चलो अब अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दिया जाए। उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। वो घर पहुंचा और उसने घर की डोरबेल बजाई, और जैसे ही उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और उसकी वाइफ ने विक्रम को अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने विक्रम को गले से लगा लिया और विक्रम ने कहा, हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है। विक्रम ने कई महीनों बाद अपनी बेटी की शक्ल देखी, जिसे देखने के बाद विक्रम काफ़ी खुश हुआ। रात हुई और विक्रम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठा और उसने सोचा कि चलो अब अपनी वाइफ को सरप्राइज दे दिया जाए। और फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया। विक्रम की वाइफ का नाम सुनीता था। उसने अपनी वाइफ को बुलाते हुए कहा, अरे सुनीता इधर आओ। और फिर उसकी वाइफ वहाँ पर आई और उसकी वाइफ ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। और फिर विक्रम ने कहा,
मुझे कुछ एक बात बतानी थी तुम्हें, ज़रा बैठो तो सही। सुनीता वहाँ बैठ गई और फिर विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सीरियस बात है। और फिर सुनीता टेंशन में आ गई और सुनीता ने कहा, क्या हो गया, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? और फिर विक्रम ने कहा, बहुत ही सीरियस मैटर है। और फिर वापस से सुनीता ने कहा, अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? और फिर विक्रम ने कहा, अरे वो कुछ नहीं यार, बस मैं तुमसे कहना चाहता था कि। और फिर सुनीता ने कहा, अरे अब बोलो भी। और फिर विक्रम ने कहा, अरे वो मैं कह रहा था कि अब हम चलते हैं फिर पेरिस घूमने के लिए, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। और फिर जब सुनीता ने यह बात सुनी तब वो खुशी से चिल्ला पड़ी। और विक्रम ने जब सुनीता को इतना खुश देखा तब विक्रम के चेहरे पर भी हंसी आ गई। और विक्रम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ पेरिस में तुम्हें छोड़ आऊँगा और अपनी बेटी के लिए दूसरी मम्मी ले आऊँगा। और जब सुनीता ने यह बात सुनी तब उसने गुस्से में कहा, नहीं फिर मुझे नहीं जाना। और फिर विक्रम ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो समझा करो कम से कम। और वो दिन आ गया जिस दिन की टिकट थी। सुनीता सामान वगैरह पैक कर रही थी और अपनी बेटी को रेडी कर रही थी। तभी अचानक से विक्रम का जो फ़ोन है वो बजा। विक्रम ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो। और फिर सामने से आवाज़ आई, मिस्टर विक्रम, मैं बात कर रहा था हाई कमांड से। और फिर विक्रम ने कहा, यस सर, बोलिए क्या हुक्म है? और फिर हाई कमांड ने कहा, मिस्टर विक्रम, कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, हम आपकी छुट्टियों को कैंसिल कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द कमांड सेंटर में रिपोर्ट करनी होगी। और जब विक्रम ने यह बात सुनी तब उसके चेहरे से मुस्कान चली गई और उसने फ़ोन को रखा। और फिर उसने सुनीता को बुलाया। सुनीता काफ़ी ज़्यादा खुश थी। विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस मुंह से सुनीता को बताऊं। और फिर उसने जैसे तैसे सुनीता से कहा, अरे सॉरी, अभी अभी कमांड सेंटर से फ़ोन आया है, मुझे वहाँ रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। हाँ, एक काम करो तुम और हमारी बेटी को ले जाओ। और फिर सुनीता ने जब ये बात सुनी तब उसके चेहरे से सारी खुशी मानो गायब ही होगी। और सुनीता ने कहा, क्या तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे वहाँ पर? और फिर विक्रम ने कहा, करना क्या है, घूमना फिरना, मज़े करना, पैसों की कोई टेंशन नहीं। और फिर सुनीता ने कहा, बात पैसों की नहीं है, अगर आप नहीं हुए साथ तो घूमने का मज़ा ही क्या रह जाएगा। और फिर विक्रम ने कहा, समझा करो, इस बार तुम चले जाओ, साथ में मैं फिर कभी आ जाऊँगा, समझा करो, बार बार ऐसा मौका नहीं बनता। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, होटल से लेके सब कुछ, और अगर तुम भी नहीं गई तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा तो वैसे भी सपना है वहाँ घूमने का, तो जाओ घूम कर आओ, मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। और जब सुनीता ने ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। और जब विक्रम ने सुनीता को उदास देखा तो उसने सुनीता से कहा, देखो ऐसे उदास होने से कुछ भी नहीं होता, समझी, मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। हाँ, और ऐसा थोड़ी है कि मैं कभी ज़िंदगी में जाऊंगा ही नहीं तुम्हारे साथ, जाऊंगा अगली बार पक्का है, बस इस बार चली जाओ, घूम आओ फिर आओ और देख लो वहाँ कैसा माहौल होता है, और अगली बार जब मैं जाऊंगा ना तब मुझे गाइडेंस भी मिल जाएगी। विक्रम ने टिकट्स वगैरह सुनीता को दे दिए और अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। कमांड सेंटर पे उसने रिपोर्ट करी और जो भी काम थे उसे निपटाने लगा। 2 दिन बाद उसे वापस से कमांड सेंटर में बुलाया गया और वहाँ पर हाई कमांड ने विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और फिर विक्रम ने कहा, बोलिए हाई कमांड, क्या करना है? और फिर हाई कमांड ने कहा, हमारे यहाँ से पेरिस के लिए एक फ़्लाइट निकली थी लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो चुकी है। और फिर जब विक्रम ने यह बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया। और विक्रम ने कहा, क्या फ़्लाइट गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर हाई कमांड ने कहा,
ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मिस्टर विक्रम। बस वो फ्लाइट बीच हवा में से ही कहीं गायब हो गई। उसकी लोकेशन का कोई पता नहीं लग पा रहा है कि वो आखिर कहाँ गई। हम चाहते हैं आप अपनी फोर्स लेकर उस लास्ट लोकेशन पर जाएं और पता लगाएं कि आखिर वो प्लेन कहाँ गया, क्योंकि उसके अंदर कई सारे लोग थे। और फिर विक्रम ने हाई कमांड से पूछा, क्या आप मुझे उस फ्लाइट का नंबर बता सकते हैं? और फिर हाई कमांड ने उस फ्लाइट की इंफॉर्मेशन विक्रम को दी और विक्रम को यकीन हो गया कि ये वही फ्लाइट है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी पेरिस जाने वाले थे। लेकिन फ्लाइट तो बीच रास्ते से ही गायब हो गई। विक्रम ने जब ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया। विक्रम ने अपने कमांडोज को रेडी किया और अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लेन लेकर वहाँ पहुँच गया। पायलट उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ से प्लेन गायब हुआ था और फिर विक्रम ने कहा, क्या यही वो लोकेशन है जहाँ से फ्लाइट गायब हुई है? और फिर पायलट ने हाँ में जवाब दिया और फिर उन्होंने आसपास देखा तो वो किसी फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर पायलट ने कहा, मिस्टर विक्रम यही लास्ट लोकेशन है जो हमें भेजी गई है। यहीं से प्लेन गायब हुआ है, इसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं है। और फिर विक्रम ने कहा, कहीं वो पानी में तो नहीं गिर गया? और फिर पायलट ने कहा, अगर वो पानी में गिरा होता तो भी कंट्रोल रूम में उसकी लोकेशन का पता चलता रहता, लेकिन लोकेशन पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तभी अचानक से पायलट की नज़र एक जगह पर पड़ी और पायलट ने कहा, क्या वो नीचे एक आइलैंड है? और फिर विक्रम ने देखा उधर तो वहाँ एक आइलैंड था, जिसे देखकर विक्रम ने कहा, पता चल गया, फ्लाइट पक्का वहीं पर लैंड की गई होगी या फिर क्रैश हुई होगी। वहाँ पर लैंड करो। और उस पायलट ने उस आइलैंड पे लैंड करने के लिए प्लेन को आगे बढ़ाया और जैसे ही वो प्लेन आइलैंड के पास गया तब प्लेन खराब होने लगा। उसके इंजन अपने आप बंद हो गए। विक्रम ने पायलट से पूछा, ये क्या हो रहा है? प्लेन को ये क्या हो रहा है? और फिर उस पायलट ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इंजन अपने आप बंद हो गए हैं, यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी ब्लास्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो पूरी टीम और पायलट सही सलामत बच गए। कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद विक्रम को होश आया तो उसने देखा कि पायलट के सर पे चोट लगी हुई है और उसके जो पूरी टीम थी उनके सरों पे भी चोट लगी थी और वो बेहोश पड़े हुए थे। विक्रम ने अपने आप को देखा तो उसके सर से भी खून निकल रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो खड़ा हुआ और उसने अपने साथियों को जगाया और उसके साथी भी कुछ ही देर में जाग गए। वो प्लेन से बाहर निकले और उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा तो वो एक आइलैंड पे थे जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। विक्रम ने अपने साथियों से कहा, कमांडोस, क्या आपको इस आइलैंड के बारे में कुछ पता है? और फिर एक कमांडो ने एक नक्शा निकाला और उस नक्शे को देखकर कहने लगा, मेरे पास यहाँ का पूरा नक्शा है, लेकिन ये आइलैंड इस नक्शे में कहीं भी दिखाया नहीं गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर विक्रम ने कहा, हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे ऑन करो और मदद बुलवाओ। और एक कमांडो ने एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला और उसने कहा कि विक्रम सर, यहाँ तो सर्विस ही नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम की। और फिर विक्रम ने कहा, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम की सर्विस ही नहीं है? अरे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट से चलते हैं भाई, भूल गए क्या? सैटेलाइट की सर्विसेज हर जगह है, चाहे कोई जंगल हो या टापू। और फिर उस कमांडो ने कहा, सर ये बात तो मुझे भी डरा रही है। इतने में ही पायलट को भी होश आ गया और फिर पायलट ने कहा, ये कहाँ है? हमने क्रैश लैंडिंग करी थी ना। और फिर विक्रम ने कहा, अरे तुम्हें इस आइलैंड के बारे में कुछ पता है क्या? और फिर उस पायलट ने कहा, नहीं मुझे तो
कुछ भी नहीं पता, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। लेकिन मुझे नक्शा पूरा पता है, मुझे उस नक्शे में कहीं भी इस आइलैंड का जिक्र तक नहीं मिला। और फिर उस पायलट ने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास डिवाइस है ना वो संपर्क करने वाले, उससे मदद बुलवा लीजिए। और फिर विक्रम ने कहा, यहाँ पर सर्विसेज काम ही नहीं कर रही हैं। और ये बात जब पायलट ने सुनी तब उसकी भी हालत खराब हो गई। वो सारे प्लेन से उतर गए और विक्रम ने कहा, हाँ, अभी तो बहुत रात हो रखी है, मुझे लगता है कि वो फ्लाइट भी यहीं कहीं गिरी होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सबके पास अपने अपने वेपन्स हैं। और फिर सबने हाँ में सर हिलाया। और फिर विक्रम ने कहा, ठीक है, आधे लोग उधर जाओ, आधे लोग इधर जाओ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। अगर किसी को भी कुछ भी पता चले तो मुझे आके बताना, ठीक है? सब आखिर में यहीं मिलेंगे, इसी जगह को, रास्ता भूलना नहीं। और फिर सबने हाँ में सर हिलाया और आधे कमांडो लेफ्ट चले गए और आधे कमांडो राइट, और बचे खुचे विक्रम के साथ आगे की ओर चल पड़े। विक्रम कुछ कमांडोज के साथ उस जंगल के अंदर घुसने लगा और उस आइलैंड पे उसे काफ़ी सारी अजीब चीज़ें नज़र आई। तभी एक कमांडो ने कहा, सर वहाँ एक आम का पेड़ है, मैं तो कहता हूँ उस आम को तोड़ लेते हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है और कुछ खाने के लिए भी हो जाएगा, आप कहो तो आम तोड़ लूँ। और फिर विक्रम ने उधर देखा तो विक्रम ने देखा कि वहाँ कोई आम का पेड़ नहीं था। और विक्रम ने कहा, हम क्या यहाँ मजाक करने आए हैं? हाँ, पागल हो गए हो? एक कमांडो होके ऐसी बातें करते हो? यहाँ कौन सा आम का पेड़ दिख रहा है तुम्हें? और फिर उस कमांडो ने देखा कि वहाँ सच में कोई आम का पेड़ नहीं था। उस कमांडो का सर चकरा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और विक्रम के साथ आगे बढ़ने लगा। विक्रम की नज़र हर तरफ थी। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर विक्रम ने कहा, ये आवाज़ कौन से जानवर की है? और फिर कमांडोस ने कहा, पता नहीं सर, हमने भी पहली बार सुनी है। और फिर विक्रम ने कहा, चौकन्ने हो जाओ, मुझे यहाँ खतरा ही खतरा महसूस हो रहा है। तभी विक्रम को वहाँ एक 10 साल का बच्चा नजर आया, जिसे देखकर विक्रम ने बंदूक को नीचे कर लिया और विक्रम ने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहीं रहते हो? और सारे कमांडोज ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर आप किससे बात कर रहे हैं? और फिर विक्रम ने कहा, अरे ये सामने बच्चा है ना 10 साल का। और फिर विक्रम के साथियों ने कहा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको क्या हो गया? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। और तभी विक्रम की आंखों के सामने वो बच्चा कहीं गायब हो गया। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कुछ सेकंड्स पहले उसके साथ क्या हुआ। उसने किसे देखा था? विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या उन कमांडोज को भ्रम हो रहे थे? तभी अचानक से एक दिशा से किसी जानवर के भागने की आवाज आई और विक्रम ने उसी डायरेक्शन में अपनी गन को पॉइंट कर दिया। और तभी उस डायरेक्शन से एक पतला सा दिखने वाला जीव, जिसके दांत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, उसने एक छलांग में विक्रम के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उससे पहले ही विक्रम ने कई राउंड फायर किए और उस जीव को वहीं मार गिराया। और जब वो जीव मर गया तो उसकी लाश को देखकर सारे कमांडोज हैरान हो गए, क्योंकि वैसा जानवर उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। विक्रम ने उस जीव को देखते हुए कहा, क्या किसी को पता है ये कौन सा जानवर है? और फिर सबने नाम में सर हिलाया और विक्रम समझ गया कि ये आइलैंड आम नहीं है, यहाँ पर कई सारे खतरे हैं। यहाँ पर इल्यूजन इंसान को दिखते हैं और साथ में ही काफ़ी अजीब भयानक जानवर भी। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि ये आइलैंड आम नहीं है, यहाँ पर इल्यूजन हो रहे हैं मुझे बार बार। मुझे वो बच्चा नज़र आया, इस कमांडो को एक आम का पेड़ नज़र आया, और अब ये जानवर। काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, हमें संभल कर रहना होगा। काफ़ी देर तक वो उसी जंगल में भटकते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया कि चलो वापस उस क्रैश प्लेन के पास जाया जाए। वो कुछ ही देर में उस क्रैश प्लेन के पास गए, लेकिन
जो बाकी के फौजी थे, जो बाकी के कमांडोज थे, वो वहाँ नहीं पहुँचे। और तब विक्रम ने देखा कि वो बाकी के कमांडोज भी एक डायरेक्शन से आ रहे थे। और उन कमांडोज ने आने के बाद विक्रम से कहा, लो सर आप भी खाइए, हमें रास्ते में ये आम मिले। और फिर विक्रम ने उस कमांडो का चेहरा देखा और उस कमांडो से कहा, क्या क्या हो गया भाई, कौन से आम, किसकी बात कर रहे हो? और फिर कमांडो ने कहा, सर ये देखिए ना मेरे हाथ में पूरी आम की एक पोटली है मेरे पास, आप भी खाइए। और फिर विक्रम ने उस कमांडो को झंझोड़ते हुए कहा, अरे भाई कौन सी आम, तेरे हाथ खाली है। और फिर उस कमांडो ने अपने हाथों को देखा, तब उसे एक झटका लगा और उसने कहा, ये क्या हो रहा है? और फिर विक्रम ने समझाया, भाई ये आइलैंड आम नहीं है, यहाँ पर भ्रम हो रहे हैं, मेरे को भी भ्रम हुआ, इसको भी भ्रम हुआ, यहाँ संभल कर रहना ही होशियारी है, हर किसी चीज़ पर यकीन मत कर। सारे कमांडोस हैरान हो गए। और फिर वहाँ पर उस पायलट से विक्रम ने कहा, क्या ये प्लेन ठीक हो सकता है? और फिर उस पायलट ने कहा, बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन जितनी समझ है मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन शायद हो जाए। और फिर विक्रम ने कहा, अरे यार न जाने मेरी वाइफ और बाकी के वो लोग कैसे होंगे, उन्हें बचाने के लिए आए थे और खुद यहाँ फंस गए। हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्लाइट भी यहीं पर क्रैश हुई होगी, बस हमें ढूंढने की देर है। उस प्लेन में खाना था, खाने को खाकर विक्रम ने कहा, हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है, वापस से ढूंढने चलते हैं, इस बार उस फ्लाइट का पता लगा ही लेंगे। वो सारे कमांडोस वापस से जंगल के अंदर घुस गए और इधर उधर उस फ्लाइट को ढूंढने लगे। तभी अचानक से विक्रम को कहीं से लाइट नजर आई और विक्रम ने कहा, वो देखो सामने लाइट है, चलो वहां चले। और सारे कमांडोस उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे। और फिर काफ़ी देर चलने के बाद विक्रम और वो कमांडोस वहाँ पहुँचे तो विक्रम ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतले थे और वो इंसान नहीं थे, वो आग का घेरा बनाकर उसके अगल बगल नाच रहे थे। विक्रम ने हाथों से इशारा किया और सारे कमांडोस छुप गए वहाँ पर। विक्रम ने वहाँ आसपास का मुआयना लिया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पूरा एक गांव बसा हुआ था जहाँ के लोग बहुत पतले पतले थे और उनके जबड़े से खून बह रहा था। तभी विक्रम की नज़र एक जगह पर गई जहाँ एक पिंजरा था जो कि लकड़ी का बना हुआ था और उस पिंजरे में कई सारे लोग थे और उन लोगों में से एक थी विक्रम की वाइफ, जिसे देखकर विक्रम परेशान हो गया। विक्रम को अपनी वाइफ की और जो जितने भी वहाँ लोग थे सबकी जान की चिंता होने लगी। तभी वहाँ विक्रम ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी चिंता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। उसने देखा कि वो सारे लोग आदमखोर थे, वो कच्चा मांस खा रहे थे। और फिर विक्रम ने अपने बगल वाले कमांडो से पूछा, ये कौन से आदिवासी हैं भाई? और फिर उस कमांडो ने कहा, सर ये इंसान ही नहीं है, ये सारे वेंडिगोज हैं, ये सारे इंसानी मांस के भूखे होते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें हमारे लोगों को बचाना होगा, इससे पहले ये सारे उन्हें खा जाएं। और फिर उस साथी कमांडो ने कहा, क्या बोलते हो सर, हमला कर दे? हमारे पास इतने वेपन्स हैं कि हम 400 से 500 लोगों को तो निपटा ही सकते हैं। और फिर विक्रम ने कहा, अरे लोगों को निपटा सकते हैं ना, लेकिन ये वेंडिगोज हैं, अगर ये हमारी गोलियों से नहीं मरे तो अटैक करना उल्टा हो जाएगा और फिर कोई भी नहीं बचेगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा। और फिर विक्रम ने कहा, यहाँ किसी अकेले वेंडिगो को पकड़ो और फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। कुछ कमांडोस वहाँ आगे की तरफ गए जहाँ पर एक वेंडिगो अकेला घूम रहा था। उन कमांडोस ने उस वेंडिगो को पकड़ लिया, लेकिन वो वेंडिगो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, जिससे
जिसकी वजह से उन कमांडोज को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और उन कमांडोज ने उस वेंडिगो पे एक के बाद एक फायर किए, जिसकी वजह से वो वेंडिगो वहीं पर घायल तो हो गया लेकिन वो जिंदा था। विक्रम ने कहा, देखा, ये घायल तो हो गया लेकिन ये जिंदा है। और तभी वो वेंडिगो अपने आप ठीक हो गया, जिसे देखकर विक्रम ने कहा कि पीछे हो जाओ, ये वापस हमला करेगा। उसने एक कमांडो पे हमला किया। बदकिस्मती से उस कमांडो की गोलियां खत्म हो गई थी। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक गैस लाइटर निकाला और उस गैस लाइटर में से उसने फ्लेम को फेंका, जिसकी वजह से वो वेंडिगो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और विक्रम को पता चल गया कि ये वेंडिगोस आग से बहुत डरते हैं और इनका सामना कुछ कर सकता है तो वो आग ही है, क्योंकि गोलियों से तो ये घायल हो सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते। सारे कमांडोज ने विक्रम से पूछा, सर अब क्या करें? हम लड़ने को तो इनसे लड़ सकते हैं लेकिन हम अपने लोगों को बचाएंगे कैसे? हमारी गोलियों से तो सिर्फ ये घायल होंगे, मरेंगे नहीं। और फिर विक्रम ने कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, प्लेन के पास वापस जाओ और उसमें से फ्यूल निकाल कर लाओ। और फिर कुछ कमांडोज फ्यूल लेने के लिए प्लेन के पास चले गए और बाकी के विक्रम और उसके कुछ साथी वहीं पर पहरा दे रहे थे। वो ध्यान रख रहे थे कि किसी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे। विक्रम की आंखों में आंसू आ रहे थे अपनी वाइफ और अपनी बेटी को उस पिंजरे में बंद हुआ देखकर, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बाकी लोगों की चिंता थी। उसने देखा कि वो सारे एकदम आम इंसानों की तरह उनका रहना सहना था। वो थे तो वेंडिगोस, थे तो आदमखोर, लेकिन वो रहते आम इंसानों की तरह थे। उनकी झोपड़ियाँ थी, उनके छोटे छोटे घर थे, लेकिन बस वो आदमखोर थे। तभी एक वेंडिगो आया जिसने उस पिंजरे को खोला और एक बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को उठाकर वो अपने साथ लेकर आ गया। विक्रम सब कुछ देख रहा था। उस वेंडिगो ने उस बच्चे को लिटा दिया और फिर 5 मिनट में एक दूसरा वेंडिगो एक बहुत ही बड़ी तलवार लेकर आया, जिसे देखकर विक्रम समझ गया कि अब क्या होने वाला है। विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी विक्रम ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और विक्रम ने एक पत्थर लिया और एक दूसरी दिशा में चला गया। दूसरी दिशा से उसने पत्थर उस वेंडिगो को फेंक के मारा। वो उस दिशा में चेक करने के लिए जैसे ही आया, तभी विक्रम वहां से भागकर वापस पहली वाली पोजीशन पर आ गया। तभी विक्रम और बाकी कमांडोज के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। तब विक्रम ने घबराते हुए पीछे देखा तो जो बाकी के साथी थे कमांडोज वही थे, जो कि एक कैन में जो कि 20 लीटर की थी उसमें फ्यूल लेकर आए थे। और फिर उन कमांडोज ने पूछा, बोलिए सर अब क्या करना है इसका? और फिर विक्रम ने कहा, चुपचाप यहाँ बैठे रहो, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। और जो वेंडिगो चेकिंग के लिए आया था, विक्रम ने उस वेंडिगो को जाकर पकड़ लिया और उसके ऊपर फ्यूल डाल दिया। विक्रम ने फटाफट अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकाला और उस वेंडिगो को आग के हवाले कर दिया। वो वेंडिगो चीखता चिल्लाता हुआ जलता हुआ गांव के बीच घुस गया और उसे जलता हुआ देखकर सारे वेंडिगोस चौकन्ना हो गए। सारे वेंडिगोस को पता चल गया था कि कोई उनके इलाके में आ गया है। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क थे। विक्रम ने कहा, हमें उस पिंजरे में फंसे लोगों को सेफ जगह लेकर जाना है, समझ गए? और फिर विक्रम ने अपने कमांडोज से कहा, कमांडोज यहाँ पर गड्ढा खोदो, और गड्ढा काफ़ी ज़्यादा गहरा होना चाहिए। और उन कमांडोज ने धीरे धीरे करके वहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ज़रा सी भी आवाज़ ना हो, और कुछ ही देर में उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया। और फिर विक्रम ने कहा, अब मेरी बात सुनो, तुम में से कोई जाओ और उस पिंजरे को चुपचाप से खोल दो, ठीक है? और मैं इन वेंडिगोस का ध्यान बटाता हूँ। बाकी के कमांडोस अपनी अपनी पोजीशन ले लो और फिर ज़रूरत पड़ने पे तुम्हें पता ही है, गोलियाँ गिनना मत। अगर हमें इन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सब समझ गए?
और फिर सबने हाँ में सर हिलाया और ये कहकर एक कमांडो चुपचाप रेंगता हुआ पहुंच गया उस पिंजरे के पास में। और उस कमांडो को देखकर वो सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, लेकिन उस कमांडो ने हाथों से इशारा करते हुए सबको चुप रहने के लिए कहा। और उस कमांडो ने चुपके से पिंजरा खोल दिया और पिंजरे से धीरे धीरे करके आदमी निकलने लगे। और तभी विक्रम ने उन सारे वेंडिगोस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ चलते फिरते लाशों, इधर इधर। और विक्रम को देखकर सारे वेंडिगोस पागल हो गए और पागलों की तरह विक्रम का पीछा करने लगे। विक्रम ने अपनी पूरी जान लगा के वहां से दौड़ लगा दी और भागता हुआ उसी गड्ढे के पास गया जिसे उसने पत्तों से ढक दिया था। विक्रम को तो पता था वो गड्ढा कहाँ पर है, लेकिन उन वेंडिगोस को नहीं। जिसकी वजह से विक्रम तो उस गड्ढे से बचता हुआ आगे निकल गया, लेकिन वो सारे वेंडिगोस उस गड्ढे में गिर गए। फ्यूल की वो कैन निकाली और उस गड्ढे में डालने लगा और उसने एक लाइटर जलता हुआ उसी गड्ढे में फेंक दिया, जिसके साथ वो सारे वेंडिगोस उसी गड्ढे में जलकर ख़त्म हो गए। दूसरी तरफ पिंजरे से सारे लोग निकल चुके थे। विक्रम ने ऑर्डर दिया, इन सारे लोगों को लेकर हमारे वाले प्लेन तक पहुंचो और इन वेंडिगोस को हम देख लेंगे। दो कमांडोज उन सारे लोगों को लेकर प्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगे और बाकी के कमांडोज उन वेंडिगोस को संभालने के लिए तैयार थे। सारे के सारे वेंडिगोस जितने भी थे गांव में, सबके सब उन लोगों के पीछे पड़ गए और पूरा गांव खाली हो गया। इसी बात का फ़ायदा उठाकर विक्रम ने उस फ्यूल कैन को उठाया और घरों पर फ्यूल डालने लगा। जितने भी घर थे वेंडिगोस के, सब पर विक्रम ने फ्यूल डाल दिया और बाकी कमांडो से कहने लगा, देखो अब आधा काम हो चुका है, थोड़ा और रह रहा है, बस हिम्मत बांध के रखो। हम मर जाएंगे लेकिन लोगों को बचाना है, समझे? और सारे कमांडोज ने हाँ में सर हिलाई और फिर विक्रम ने कहा, सबके सब पेड़ों पे चढ़ जाओ, कोई भी नज़र नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग और वो दो कमांडोज प्लेन की तरफ पहुंच गए और उन्होंने प्लेन के अंदर घुस के सारे दरवाज़ों को बंद कर दी, जिसकी वजह से वेंडिगोस अंदर नहीं घुस पाए प्लेन के। और वो चीखने चिल्लाने लगे पागलों की तरह और वो वापस से अपने गांव आ गए। सारे के सारे वेंडिगोस अपने अपने घर में घुस गए और फिर विक्रम ने जो सोचा था वो करने का वक्त आ गया था। विक्रम ने हर किसी के घर पे फ्यूल डाल दिया था और विक्रम ने एक माचिस की तिल्ली फेंकी, जिसकी वजह से वो सारे घर धूं धूं करके जलने लगे। और विक्रम वहाँ से अपने कमांडोज के साथ निकल आया, लेकिन ये प्लान कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर गया। उस आग ने धीरे धीरे करके सारे पेड़ों में आग लगाना शुरू कर दी और वो आग बढ़ती गई। लेकिन किस्मत से विक्रम का जो प्लेन था वो सेफ जगह पर था, जहाँ तक आग नहीं पहुँची। काफ़ी घंटों तक विक्रम और वो सारे लोग, जिसमें विक्रम की वाइफ और उसकी बेटी भी थी, वो सारे भूखे प्यासे उसी आइलैंड पे रहे। और तभी एक रात उन्हें एक शिप की आवाज़ सुनाई दी और उस शिप को देखकर सारे खुशी से झूम पड़े, क्योंकि वो शिप मदद के लिए आई थी। वो सारे लोग उस शिप में बैठकर और विक्रम ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसका पूरा मिशन कंप्लीट हो चुका था।